हेलो बच्चों, हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए थर्ड मेथड पढ़ेंगे, विच इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। जो फर्स्ट एंड सेकंड मेथड थी दैट वाज हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड मेथड इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। याद रखो बच्चों, दिस इज यूज्ड ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स। यहाँ पर ये जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए ही यूज की जा सकती है। तो इसके लिए बेसिकली जैसा कि आप एप्रेटिस में देख सकते हो, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक वेसल के अंदर वाटर लिया जाता है, उसके अंदर एक रोटेटिंग व्हील टाइप का एप्रेटस होता है। यहाँ पर उसके अंदर इस तरीके से पोर्स होते हैं ताकि हम जब कंप्रेस्ड एयर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करें तो इस पोर्स की मदद से एयर जो है वो बबल आउट हो। और गैंग का जो मिक्सचर है उसको इधर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब यहाँ पर ये मेथड जो है वो इस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है कि ओर जो है वो ऑयल से वेट होती है, बेसिकली पाइन ऑयल से या तो फैटी एसिड से वेट होती है। ओ याद रखो, ओर जो है वो ऑयल से वेट होती है, रीजन बाद में बताऊंगा। और गैंग्स जो है वो वाटर से वेट होती है। तो हम लोग जब इधर ओर और गैंग का मिक्सचर इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो हमारा गैंग है वो वाटर से वेट होकर के सरफेस बॉटम पार्ट के ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इधर से कंप्रेस्ड एयर को पास आउट करते हैं। तो ऑयल और वाटर के मिक्सचर के अंदर कंप्रेस्ड एयर पास आउट कर रहे हो तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर बबल्स जनरेट हो जाएंगे और बहुत सारा फ्रोथ जनरेट होगा। जैसे वो मेले के अंदर हम लोगों ने देखा है कि बंदा वो पिंक कलर का सोल्यूशन बेचता है, तो पिंक कलर के सोल्यूशन के अंदर आप देख सकते हो कि ऐसे फूक मारने पर बलून्स क्रिएट होते हैं। तो उसी तरीके की चीज़ यहाँ पर जनरेट होगी। यहाँ पर जो फ्रोथ जनरेट होगा, फ्रोथ वो अपने साथ साथ ओर को भी लेके आएगा, क्योंकि ऑयल जो है ना वो वाटर से लाइटर है, लेस डेंसर है। तो ऑयल और वाटर के मिक्सचर में से एयर पास किया, फ्रोथ जनरेट हुआ, एक्सक्यूज मी, फ्रोथ जनरेट हुआ। ये फ्रोथ बिकॉज इट इज लाइटर देन वाटर विल गेट कलेक्टेड ऑन द सरफेस। वो यहाँ पर इस तरीके से सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रोथ को सेपरेट आउट कर लेंगे जिसके अंदर हमारी ओर होगी। यहाँ पर गैंग जो है वो वाटर से वेट होती है और ऑयल जो ओर जो है वो आपका ऑयल से वेट होता है। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, और आपका वाटर से वेट क्यों नहीं होता है। तो देखो, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर हाइड्रेशन का कंसेप्ट पढ़ा है कि भैया यहाँ पर आपका Na+ आयन है, Na+ आयन को इस तरीके से वाटर जो है वो सराउंड करता रहता है। Na+ आयन को वाटर इस तरीके से सराउंड करता रहता है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम वाटर को सराउंड करता हुआ देखें तो इस फिनोमेनन को हाइड्रेशन बोला जाता है। हाइड्रेशन, ठीक है। तो हाइड्रेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये Na+ को ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है ना, सराउंड कर लेता है, केजिंग कर लेता है, बराबर। हाइड्रेशन क्यों होता है, क्योंकि इसकी वजह से आयन जो है वो थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो जाता है। अब यहाँ पर वाटर जो है वो सल्फाइड को हाइड्रेट नहीं कर सकता है। समझना क्यों, क्योंकि S-2 का जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा बिग है। हाइड्रेशन उसी आयन का हो सकता है जिनका साइज कंपेरेबल हो, स्मॉल हो, लेकिन क्योंकि सल्फाइड का साइज बहुत ही ज्यादा है वो वाटर से वेट नहीं होगा, इसलिए हम उसको किससे वेट करते हैं, ऑयल से। कौन से ऑयल से, तो बेसिकली पाइन ऑयल या तो फैटी एसिड से इस पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं। गैंग जो है वो आपका वाटर से वेट होता है। जिस ऑयल की मदद से आपने ओर को वेट किया था उसको कलेक्टर्स बोला जाता है। कलेक्टर्स का काम जो है वो यहाँ पर क्या होता है, गैंग और ओर में से गैंग को वाटर से सेपरेट होने देना और ओर को ऑयल से सेपरेट करना। यहाँ पर आपको पता होगा कि जो जाग जनरेट होता है, फ्रोथ जनरेट होता है, वो अनस्टेबल होता है। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग फ्रोथ स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं। फ्रोथ स्टेबलाइजर के फॉर्म में आपके पास दो केमिकल्स है, द फर्स्ट इज क्रेसोल एंड द सेकेंड इज एनिलीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का जो थियरी पार्ट और प्रिंसिपल पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब इस मेथड के अंदर एक प्रॉब्लम है कि अगर हमारे ओर के अंदर एक से ज़्यादा सल्फाइड एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो, या सल्फाइड कंपाउंड्स प्रेजेंट है तो, लेट अस सपोज कि हमारे पास जो सल्फाइड ओर है उसके अंदर मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जिंक सल्फाइड की बात करें, ठीक है, तो जिंक सल्फाइड की ओर के साथ हमेशा लेड सल्फाइड एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है।
ठीक है, लेड सल्फाइड जो है वो एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है। तो अगर आपने जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड के मिक्सचर वाली ओर के अंदर फ्रोथ फ्लोटेशन किया तो जो आपका फ्रोथ बनेगा वो दो चीज़ों का मिक्सचर होगा। आपका जो फ्रोथ बनेगा वो दो चीज़ों का मिक्सचर होगा, पहला लेड सल्फाइड और दूसरा है जिंक सल्फाइड। समझिएगा, अगर हमारे पास जो सल्फाइड ओर है उसके अंदर आपके पास दो केमिकल्स है, लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो ये लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड जो है वो प्रॉब्लम करेंगे यहाँ पर। क्यों प्रॉब्लम करेंगे? क्योंकि एक साथ दोनों ही फ्रोथ बनेंगे। अगर एक साथ उन्होंने दोनों ने ही फ्रोथ बनाई तो उनको सेपरेट करना जो है वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में डिप्रेसेंट का यूज किया जाता है व्हेन देयर इज मिक्सचर ऑफ two ores, the separation is done in the presence of depressant। यहाँ पर जो सेपरेशन है वो डिप्रेसेंट के प्रेजेंस में किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिप्रेसेंट का रोल क्या होता है? तो डिप्रेसेंट reacts with one of them। डिप्रेसेंट reacts with one of the ores या one of the compound and forms water soluble complex। और वो water soluble complex जो है वो क्रिएट करता है, forms water soluble कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, सपोज आपने लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड का मिक्सचर लिया, तो यहाँ पर अगर आपने इन दोनों को सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाया तो जो जिंक सल्फाइड है वो सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करके वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स का नाम हम यहाँ पर समझने की ट्राई नहीं करेंगे, वो वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो अगर आपने लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड के मिक्सचर के अंदर सोडियम साइनाइड ऐड कर दिया, ये सोडियम साइनाइड जो है वो आपका डिप्रेसेंट है। अगर आपने इन दोनों के मिक्सचर के अंदर सोडियम साइनाइड डिप्रेसेंट ऐड कर दिया तो सोडियम साइनाइड जो है वो लेड सल्फाइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन जिंक सल्फाइड के साथ वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो अगर आप वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पर होगा तो वो तो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा गैंग के साथ, और आपको जो फ्रोथ मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? लेड सल्फाइड का। तो ऐसे केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स का काम जो है वो दो सल्फाइड और जब एक साथ प्रेजेंट होती है तब अप्रोप्रिएट फ्लोटेशन प्रोसेस को अप्रोप्रिएट मेटल को उसमें से अलग करना होता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। उसके बाद हम जो प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं इट इज लीचिंग, ठीक है। लीचिंग का दूसरा नाम जो है वो केमिकल सेपरेशन भी है। चलिए समझते हैं कि लीचिंग का मतलब क्या होता है। ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर फोर्थ पार्ट रहेगा लीचिंग। हम 3 पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्थ पार्ट लीचिंग या तो केमिकल सेपरेशन है, लीचिंग और केमिकल सेपरेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का ही फर्स्ट स्टेप चल रहा है। इसके अंदर हम लोग फोर्थ मेथड को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लीचिंग। लीचिंग का दूसरा नाम याद रखो, केमिकल सेपरेशन। लीचिंग को दूसरे हम केमिकल सेपरेशन के नाम से जानते हैं। लीचिंग का दूसरा नाम है केमिकल सेपरेशन। लीचिंग मतलब केमिकल सेपरेशन। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है उसका प्रिंसिपल पहले समझ लेते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो ओर है उसको सूटेबल सॉल्वेंट या केमिकल से रिएक्ट करते हैं, जिसके अंदर ओर सॉल्युबल हो जाता है लेकिन इम्प्योरिटी सॉल्युबल नहीं होती है, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल लिख देते हैं पहले। द मिक्सचर ऑफ ore and impurities are
impurities are treated with appropriate solvent which dissolves या reacts only, which dissolves only ore and not impurities। वो सिर्फ और सिर्फ ओर को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन इम्प्योरिटीज जो है वो इधर डिसॉल्व नहीं होती है। कौन कौन सी मेटल्स के लिए ये प्रोसेस यूज की जा सकती है? तो यूज्ड फॉर बेसिकली एल्यूमिनियम और उससे भी ज्यादा गोल्ड और सिल्वर, इन तीन मेटल्स के लिए आपका ये जो प्रोसेस है वो यूज होता है। सबसे पहले हम लोग एल्यूमिनियम के लिए इस प्रोसेस को समझ लेते हैं, ठीक है। जो एल्यूमिनियम के लिए सेपरेशन प्रोसेस है उसका नाम है आपका बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए जो सेपरेशन प्रोसेस है वो उसको बेयर्स प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग पहले केस में पढ़ेंगे लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम विद द हेल्प ऑफ बेयर्स प्रोसेस। चलिए, लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम ब्रैकेट में लिख देते हैं बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। ये आपका 3 स्टेप का प्रोसेस रहेगा। इसके अंदर स्टेप नंबर 1 में हम लोग एल्यूमिनियम की ओर को दैट इज बॉक्साइट को हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं। समझिएगा, यहाँ पर आपका बॉक्साइट है Al2O3, ये एक्चुअली कंपाउंड नहीं है, ये इसकी ओर है जिसका नाम है बॉक्साइट। इस बॉक्साइट का रिएक्शन हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि लेफ्ट और राइट जो है आ जाए प्रॉपर्ली। लोग यहाँ पर Al2O3 का रिएक्शन दैट इज बॉक्साइट का रिएक्शन करवा रहे हैं। एल्यूमिनियम का रिएक्शन या सॉरी बॉक्साइट का रिएक्शन जो है, एल्यूमिनियम नहीं बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम की ओर है। अब मैंने इसको इसीलिए लिखा क्योंकि अगर मैं खाली ऐसा लिखता तो आप ऐसा समझते कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है, इसलिए नीचे लिखा है बॉक्साइट। तो उसका रिएक्शन हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ करवाते हैं। तो जब ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करता है तब ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। अब इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हमें यहाँ पर 2 लगाना होगा, यहाँ पर 2 लगाना होगा, ठीक है। अब देखिए वाटर को बैलेंस करना है मुझे, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हम ऑक्सीजन का काउंट करें तो 3 and 2 6 एंड यहाँ पर 3 and 2 5 है, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पर आपका 8 ऑक्सीजन एटम है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ऑक्सीजन एटम कम पड़ रहे हैं, इसका मतलब मुझे 2 H2 ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि एक H2O से एक ऑक्सीजन आएगा, 2 H2O ऐड किए, पहले से ही था तो 3 H2 हो गया। इसका नाम है आपका सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में जो सोडियम एल्यूमिनेट आपको मिला है, इस सोडियम एल्यूमिनेट का रिएक्शन आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करवाते हो, इसके अंदर से आप CO2 गैस को पास करते हो। तो ये जो है वो Al2O3 into XH2O प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जितने पार्ट बैलेंस हो सके वो करने हैं। हम यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करेंगे, यहाँ पर X लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में यहाँ पर जो आपका Al2O3 बना है उसके जिलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं, इसके जिलेटिनस व्हाइट PPT होते हैं, जिलेटिन के जैसे लगते हैं, ठीक है। जिलेटिन क्या है वो समझना है तो गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो। यहाँ पर थर्ड स्टेप में हम इसका रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर करते हैं या बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशंस में इसको हीट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब हॉट कंडीशंस में इसको हीट किया जाता है तब वो वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है। यहाँ पर Al2O3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड बन जाता है, सॉरी H2O का भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे गैस फॉर्म ही होगा, और
टेम्परेचर अगर आपको याद रखना है तो 1470 केल्विन जो है वो यहाँ पर आपका टेम्परेचर होता है। तो स्टेप 3 स्टेप का प्रोसीजर है। पहले स्टेप में आप एल्यूमिनियम की और बॉक्साइड का रिएक्शन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ कराते हो, एक्वस सॉल्यूशन है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। सोडियम एल्यूमिनेट का रिएक्शन के अंदर या सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर हम लोग CO2 गैस को पास करते हैं तो वो Al2O3 into XH2O में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका साइड प्रोडक्ट है। यहाँ पर जो Al2O3 into XH2O आया उसको बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर दैट इज 1470 केल्विन के ऊपर जब हीट किया जाता है तब Al2O3 में वो कन्वर्ट होता है और यहाँ पर आपका XH2O मिलता है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे इधर भी Al2O3 था और इधर भी Al2O3, फर्क क्या पड़ा? यहाँ पर ओर और गैंग दोनों थी, यहाँ पर सिर्फ ओर है, बाकी का सब अनवांटेड मटेरियल जो है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो हम लोगों ने एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन जो है पढ़ लिया है। अब हम गोल्ड और सिल्वर का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रोसेस की वजह से सिल्वर और गोल्ड को सेपरेट आउट किया जाता है उसका नाम है साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड के लिए जो प्रोसेस यूज होती है उसका नाम है आपका साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस के अंदर हम सिल्वर और गोल्ड की ओर को सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये केमिकल सेपरेशन का पार्ट नंबर 2 है। हमें समझ में आया कि भैया लीचिंग के अंदर हम 3 मेटल्स को अलग कर सकते हैं, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। एल्यूमिनियम का प्रोसेस पढ़ लिया है, अब इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ा जा रहा है, केमिकल सेपरेशन का पार्ट 2। ये जो पार्ट 2 है वो आपके किसके लिए यूज होता है? तो ये आपके सिल्वर और गोल्ड के लिए यूज होता है। ठीक है, प्रोसेस का नाम है साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस किसके लिए यूज होता है? सिल्वर और गोल्ड के लिए। साइनाइड प्रोसेस आपका सिल्वर एंड गोल्ड के लिए। तो बेसिकली हम लोग सिल्वर और गोल्ड को यहाँ पर M से दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्साइड या कार्बोनेट क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें नेटिव स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मेटल है वो इम्प्योर है। इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम साइनाइड के साथ, ऑब्वियसली एक्वस सॉल्वेंट है, एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब H2O यहाँ पर आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस करते हैं। ठीक है, यह ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर रिएक्शन होता है। तो ये जो सोडियम साइनाइड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? तो वो यहाँ पर इस तरीके से सोडियम कॉम्प्लेक्स बना देता है इस तरीके से। ठीक है, सोडियम MCl2, यहाँ पर M की जगह पे आपका गोल्ड या तो सिल्वर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर M की जगह पे हम लोग या तो गोल्ड ले सकते हैं या तो आपका सिल्वर ले सकते हैं। तो इस तरीके से वो स्टेप नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, साइड प्रोडक्ट जो है वो आपकी NaOH है यहाँ पर। अब स्टेप नंबर 2 में हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स तो नहीं चाहिए, हमें तो प्योर मेटल चाहिए ना। अब वहाँ पर चले उसके पहले इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर आपका 4 यहाँ पर 8 ऐड करूँगा। अगर मैंने 4 और 8 ऐड किया है तो यहाँ पर आपका 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर आपका 2 आएगा। इक्वेशन को आप खुद से बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर जो इम्प्योर मेटल आया उसका कॉम्प्लेक्स बन चुका है। ठीक है, इस तरीके से। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर समझ लो हम लोग क्या करना है। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोग उससे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक मेटल ऐड कर रहे हैं। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस पढ़े हुए हैं। उसके अंदर आपने समझा था कि यहाँ पर अगर हमारे पास इससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, बराबर, इससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो हम इस रिएक्शन को इससे डिस्प्लेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, जिंक जो है वो यहाँ पर आकर के डिस्प्लेस हो जाएगा। जिंक अगर डिस्प्लेस हो गया तो क्या होगा आपका Na2ZnCN4 बना देगा और यहाँ पर आपका सॉलिड फॉर्म का मेटल जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। यहाँ पर Na2ZnCN4 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपका एक्वेस होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है और यहाँ पर आपका मेटल जो है वो इस तरीके से सेपरेट आउट हो जाता है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर M की जगह पे कौन हो सकता है? तो M की जगह पे सिल्वर और गोल्ड जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें किस नोट लिखना हो तो क्या करेंगे? तो हियर इम्प्योर मेटल इज रिएक्टेड, मैं वो नहीं लिखूंगा, आप खुद से लिख सकते हो। इम्प्योर मेटल इज रिएक्टेड विद सोडियम साइनाइड in the presence of water and the
air या oxygen, it gets converted into the complex, cyanocomplex. This cyanocomplex is reacted with zinc metal. The zinc displaces the silver or gold from the complex, and hence the metal is separated along with formation of sodium and the zinc complex. ठीक है, तो this was the fourth method in concentration of ore. यहाँ पर आपका concentration of ore का 4 स्टेप्स जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद जो है वो है आपका कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। हम अब नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड करेंगे, लेकिन उस पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं, चारों के चारों को एक साथ। ठीक है, थैंक यू।